बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। बच्चों, लास्टली हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, नंबर सिस्टम, रियल नंबर से रिलेटेड था। हमने सारे रियल नंबर्स के डिस्कशन कर लिए थे। पूरा वीडियो आपके जितने भी वीडियोस अब तक आपने देख लिए वो सारे के सारे आपके बोर्ड पैटर्न्स पे थे। अब जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है चैप्टर 2, ठीक है, पॉलिनोमियल जिसका नाम है। और आपको ये याद रखना है कि इस चैप्टर के आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल की सारी बेसिक डिटेल्स जितनी भी हैं वो सारी हम कलेक्ट कर लेंगे, ताकि आगे से हमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड किसी भी तरह की बेसिक डिटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यदि हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल कहां से स्टार्ट होता है? तो बच्चों याद रखना, पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये बात बहुत क्लियरली बच्चों को समझ में नहीं आती है और फिर वो कहते हैं सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, तो बात एक ही है। बात एक भी और नहीं भी है बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ब्रॉड एरिया है, एक ब्रॉड फील्ड है, जहां से हम कुछ चुनिंदा कंडीशंस के साथ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ कुछ चीजों को सेलेक्ट करके लेकर आए हैं और वहां से उन सेलेक्टेड कंडीशंस के साथ जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उनको हम कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन में काउंट करते हैं और पॉलिनोमियल्स फिर हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उसी डिटेल को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम कांस्टेंट वेरिएबल्स, नंबर्स। इसके अलावा अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब की मदद से यदि हम देखें तो जो एक चीज क्रिएट होके आती है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात ध्यान रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वही सब होता है जो आपके पॉलिनोमियल में। डिफरेंस बहुत छोटा सा है, वो अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, पर ध्यान रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहां से बनाए, तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस और आपके साथ इसके साथ कांस्टेंट, अलजेब्रिक नंबर्स, वेरिएबल्स और बस इन सारी चीजों से मिलकर आपका बन के आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहां ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3x² - 2x + 5। यदि यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कहोगे सर यही तो पॉलिनोमियल भी होता है। बिल्कुल होता है, बस छोटी सी चेंज है, वो भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। ओके, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के तौर पे x + 3, 3y - 8, 7x², 5xy + 8z - 3 √3z³ एक्सेट्रा, ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल भी हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। बट फिर डिफरेंस क्या होता है, तो चलो आगे से ये भी समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत छोटा सा ऐसा डिफरेंस जिससे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक लार्ज एरिया से एक छोटे से एरिया में पॉलिनोमियल को छोड़ देता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बड़ा एरिया है और उसमें से हम बहुत छोटा सा पार्ट लेकर आते हैं पॉलिनोमियल्स, और वो पॉलिनोमियल्स किस क्राइटेरिया के बिहाफ पर आते हैं, तो आज वो समझ लेते हैं। ध्यान से देख लो, दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि पॉलिनोमियल में आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स होते हैं विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही चीज जो वहां नहीं होती और यहां होती है वो होता है इरेशनल नंबर। कहां पर इरेशनल नंबर, तो आप कह सकते हो सर प्रीवियसली यहां भी आया था, ये रहा, ये देखिए, ये एक इरेशनल नंबर, ये लास्ट वीडियोस में हम पढ़ के आए √3 वाली बात। तो फिर यहां पर क्या लिखा है, तो ध्यान से देखो, इरेशनल नंबर होना चाहिए, बट कहां पर, इन द पावर एज वेल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हम जब बात करते हैं तो √3x ये एक पॉलिनोमियल भी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बट x की पावर √3 ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्यों होता है ये भी आपको थोड़ी देर में भी समझाता हूं, पर अभी ध्यान रखना कि √3x ये पॉलिनोमियल भी है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बट ये वाली चीज हमारी सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ सकता। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो काई से बिलोंग करती है। इस पावर को जो होता है, ये पावर हमारी बिलोंग करती है होल नंबर से। होल नंबर से यदि हमारी पावर होल नंबर से बिलोंग करेगी तो ये बन के आ जाएगा हमारा एक पॉलिनोमियल। क्या बन के आएगा, पॉलिनोमियल। और यदि ऐसा नहीं होता है, होल नंबर के अलावा वो रियल नंबर से बिलोंग कर जाती है, पावर बिलोंग्स टू r हो जाता है, तो इस कैटेगरी में कहां चला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे चला जाता है। रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है क्योंकि, ठीक है, रैशनल नंबर 2/5 इस तरह की सारी चीजें। हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए, यदि होल नंबर पावर में होगी तभी हम उस पूरे उसको क्या बोलेंगे,
पॉलिनोमियल बोला करेंगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ओके, अब यदि हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था वही छोटी छोटी चीजें यहाँ भी हैं, बट छोटी सी बातों को वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, डिग्रीज। अब इन सारी टर्म्स को यदि हमें समझना है तो हमें देखना होगा कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात समझते हैं टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, टर्म्स क्या होती है। जैसे 5x² + 7x + 3, यहां पर ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितनी टर्म्स है? यदि आपने हल्का सा भी 9th में पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा, यहां पर 3 टर्म्स है। इसको आप ट्राइनोमियल भी बोलते हो, याद है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म्स है, तो ये बात तो आपको पता होगी। हम उसी बात की बात करें कि टर्म्स के यहां पर यदि हम बात करें पॉलिनोमियल्स में, तो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस या माइनस से जो टर्म्स, जो चीजें सेपरेट हो रही है वो टर्म्स की तरह काउंट होती है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और यहां पर 3 टर्म्स हो गई है टोटल। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो कैसे पता लग रहा है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनके बीच में प्लस माइनस का एक साइन लगा हुआ है। तो ये समझाती है हमें टर्म्स क्या होता है। तो ध्यान रखना, टर्म्स क्या है? टर्म्स ऐसी चीजें हैं जो कि मिलके बनी होती है, किन किन से? हमारे नंबर से और वेरिएबल से। इसी चीज को आगे समझेंगे। कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल और डिग्री। एक एक करके हम इन सब की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं टर्म से। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारी टर्म्स। जैसा अभी मैंने आपको समझाया भी था कि हम बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स पढ़ चुके हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो है। तो बेसिकली हम वापस से समझ लेते हैं। अच्छा, यहां पर मैक्सिमम टाइम मैंने वर्ड एक्सप्रेशन यूज करा है। एक्सप्रेशन वर्ड इसलिए यूज किया गया है, ये भी बात बच्चों के दिमाग में रहनी चाहिए कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में से टर्म्स तो एक्सप्रेशन से ही आ रही है। वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है, ये तो एक्सप्रेशन में भी लागू होता है ना, एप्लीकेबल तो वहां भी है। तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन के बिहाफ पर कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो पॉलिनोमियल और उसको डिफरेंशिएट करती है, और वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा बाकी सारी जो टर्म्स या जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो एक्सप्रेशन में भी एप्लीकेबल है और यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो अब एक एक करके बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो पहली जो बात हम करते हैं वो टर्म की ही बात करते हैं। तो एक एक्सप्रेशन में जो टर्म होती है वो क्या होती है? एक वेरिएबल अकेला हो सकता है, कांस्टेंट अकेला हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल पे दिया हुआ है 2x, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, अकेला नंबर। ठीक है, अकेला वेरिएबल x आप यूज कर सकते हो, अकेला y आप यूज कर सकते हो। तो ये सब जो है वो क्या हो जाते हैं? आपके टर्म्स हो जाती हैं। अच्छा, इनमें नंबर ऐड, मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना, या नंबर रहता है हमेशा। किसी भी वेरिएबल यदि एग्जिस्ट करता है तो उसके आगे कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है, और वो कोफिशिएंट यदि कुछ शो नहीं हो रहा है तो वहां पर 1 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वहीं से एक टर्म डिफाइंड होती है, दूसरी जो आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? तो ध्यान से देखो, अ कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज रिटर्न अलोंग विद अ वेरिएबल। नॉर्मली कोफिशिएंट होता कुछ नहीं है, सिंपल एक नंबर ही है जो आप 0 से 9 तक पढ़ते आ रहे हो। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर बेसिकली डिजिट्स के फॉर्मेशन से जो नंबर बन रहा है वही यहाँ पर भी लगा होता है। डिफरेंस क्या है? कोफिशिएंट और नंबर में डिफरेंस हो जाता है कि कोफिशिएंट एक्चुअली किसी वेरिएबल के साथ अटैच होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में या डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो ध्यान रखना कि कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर ही है। हालांकि इसमें कई बार हम एबीसी का भी यूज करते हैं। यदि आप हायर मैथ्स पढ़ने जाते हैं, हायर मैथ्स मतलब एनटीएससी लेवल पर, या कई बार तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे एबीसी एज अ कांस्टेंट या कोफिशिएंट ट्रीट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में भी हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, एबीसी भी वहां पर कोफिशिएंट की तरह ही यूज किए जा सकते हैं या कांस्टेंट की तरह। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, पर नॉर्मली जनरल क्वेश्चंस में नंबर की तरह ही शो की जाती है। विच इज रिटर्न अलोंग विद अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ लिखी जाती है। जैसे 2x में 2 जो है वो एक कोफिशिएंट होगा, क्योंकि 2x में x वेरिएबल का पार्ट निभा रहा है। तो यहाँ 2 नंबर की तरह तो यूज नहीं हो सकता, तो कांस्टेंट तो नहीं है। वेरिएबल के साथ लगे होने के कारण इसको हम क्या नाम दे देते हैं? कोफिशिएंट नाम देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि कोफिशिएंट हमेशा विद साइन कंसीडर किया जाता है। विद साइन कंसीडर किया जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस, क्योंकि नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हर जगह जो साइन यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का वो प्लस यूज करते हैं। तो इन केस यदि आपके किसी क्वेश्चन में आपके साथ माइनस आ रहा है, जैसे 5x² - 7x, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो 7 ना होके क्या होगा? -7 होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सेकंड चीज कोफिशिएंट हो गया हमारा। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट की बात समझ में आई हो, तो अगली टर्म हम देखते हैं।
यदि कोफिशिएंट के बाद हम बात करें तो अगली बात आती है वेरिएबल। देखो यहां पर किसी भी एक इंडिविजुअल टर्म को समझाना बहुत पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। आप खुद ही सोच के देखिए कि कोफिशिएंट को समझा रहा हूं तब मैं वेरिएबल का यूज कर रहा हूं, जब मैं टर्म समझा रहा हूं तो मैं वेरिएबल और कोफिशिएंट को समझा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप किसी भी एक चीज को समझ के आगे पीछे आप उन सारी चीजों को समझ ही जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा सिंबल, वेरिएबल को हम यदि कहना चाहें तो एक ऐसी अननोन क्वांटिटी जिसको हम किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू अननोन होती है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरिएबल। वेरिएबल में वेरी जो है वो वैरी दिखाता है कि उसकी वैल्यू बदल सकती है, और एबल मतलब पॉसिबल होना या फिर कैपेबल होना। तो एक ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू को बदल सकता हो। तो नॉर्मली हम इसको सिंबलाइज करते हैं एक्स से या वाई से या जेड से। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये तीन वेरिएबल ही देखते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, जैसे 2x वाली क्वेश्चन में हम बात करें तो जब हमने बात की थी तो 2 को कोफिशिएंट बोला था। 2 को क्या बोला था? कोफिशिएंट। तो ये x क्या था? हमने बोला था कि 2 कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो वहां पर आपको पहचानना चाहिए था कि x वेरिएबल है तो 2 कोफिशिएंट है। यहां हम बात करें कि 2 कोफिशिएंट है तो फिर वापस से हम वही सेम बात बोलेंगे कि x क्या है? वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें आगे निकालनी होगी। ठीक है, अब कांस्टेंट। अब कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? सेम, ये भी एक नंबर ही है। ठीक है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि वो लगा होता है किसी वेरिएबल के साथ, तो एक्चुअली इस टर्म की वैल्यू बदल सकती है x की वैल्यू के बदलने के साथ। बट यदि इसी के साथ में +5 ऐड कर दूं तो इस 5 की वैल्यू नहीं बदलेगी, 5 विल ऑलवेज बी 5। ठीक है, तो यहां पर इस टर्म की वैल्यू फिक्स हो जाती है, और इसी टर्म की वैल्यू फिक्स होने के कारण हम इसको क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट नाम देते हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल नहीं है और वेरिएबल ना होने के कारण हम इसको चेंज नहीं करते। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर वेरिएबल है, तो वो भी आपको बताता हूँ, बिल्कुल यहाँ वेरिएबल है पर उसकी पावर कितनी है? 0। और किसी भी चीज की पावर, a की पावर 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1। तो हमें लिखना ना लिखना बराबर होता है। तो कई बार आपको यदि जरूरत पड़ जाए तो आप लिख सकते हो वेरिएबल को भी x की पावर 0 की फॉर्म में। ओके, अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 5x + 2। 5x + 2 में यदि हम आपसे बात करें तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर 2 प्लस यूज हो किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब यदि प्लस यूज किया जा रहा है तो दो अलग अलग चीजें क्रिएट हो रही है, और इसका मतलब ये दो पार्ट्स में बांट रहा है जिन चीजों को, तो वो दो अलग अलग चीजें क्या हो जाएंगी? टर्म्स हो जाएंगी। तो एक टर्म यहाँ पर टोटल 5x है और दूसरी टर्म यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो इस 5x में 5 क्या डिनोट कर रहा है? तो जितना आपने सीखा है मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5x में 5 यहाँ पर कोफिशिएंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, x यहाँ पर वेरिएबल है और 2 यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये आपका वेरिएबल हो गया और ये आपका कांस्टेंट हो गया। क्लियर? ओके, अब यदि हम आगे चलते हैं तो देखो एक और आपको इसी एग्जांपल को वापस से समझाया जा रहा है कि यहाँ पर 3 जो है 3x² लिखा हुआ है +5 लिखा हुआ है। पहली बात, वापस से प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा होने का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब दो अलग चीजें डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर दो टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, एक टर्म अकेली अपने आप में 3x² है और दूसरी टर्म यहाँ पर 5 है। दो टर्म्स तो यहाँ पर हो गई हैं। अब इसमें यदि हम बात करें कि ये 3 क्या है, तो 3 यहाँ पर कोफिशिएंट है। ठीक है, x यहाँ पर क्या है? x यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल है। 2 क्या है? 2x की पावर है। 2 जो है वो वेरिएबल की पावर की तरह ट्रीट होगा। इसके बाद ये 5 क्या यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 5 यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब बेसिकली वो पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर रैशनल नंबर आर वाली बात मैंने आपको बोली थी कि यार रियल नंबर्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर के फॉर्म में, और उनमें रैशनल नंबर भी होते हैं। यदि आप चाहें तो पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मैंने वहां रैशनल नंबर्स का भी जिक्र किया था कि जो होते हैं पावर्स 2/5 3/7 हो सकती हैं, पर वो सारी चीजें हम पॉलिनोमियल में नहीं लेते। तो पॉलिनोमियल में जो हम स्पेशल टर्म डिफाइन करते हैं वो करते हैं यहाँ पर डिग्री। ठीक है, और ये डिग्री ही पॉलिनोमियल को बनाती है। तो ध्यान से देखते हैं क्या होता है डिग्री। इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n की यदि हम बात करें उसमें, तो द ग्राफ ऑफ y px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स।
अब ये सारी बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पहले इसको छोटी सी बात में समझते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो ग्राफिकल मीनिंग से समझा रहा है, ठीक है, हम इसको समझते हैं। तो डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे हमने 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 वाला सवाल लिया, इसमें यदि हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो यहाँ पॉसिबल है वो क्या है, 2, 1 और 0 में से 2। तो जो मैक्सिमम पावर है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, बात समझ में आई? वापस से देख लो, किसी भी पॉलिनोमियल में देखो, जब मैं आपको पॉलिनोमियल टर्म यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब देखो मैं पावर को तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर चुका हूं कि पावर वो जो है वो बिलोंग करेगी आपके होल नंबर से, ठीक है, होल नंबर से बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर 2/5, 3/7 आने का तो ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसीलिए हम बात करें जब डिग्री की, तो ये बात ध्यान रखना कि हम पावर होल नंबर में अज्यूम कर रहे हैं या होल नंबर में ही होनी चाहिए। अज्यूम भी नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि पावर जो है हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम क्या है, 2 है, और मैक्सिमम 2 है, तो किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री काउंट होती है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी काउंट होगी, 2 होगी। अब यहां पर आपको क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि यदि आप इस px का ग्राफ बनाएंगे, क्या बोला गया है, गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की n डिग्री है, मतलब यहां x की पावर n एग्जिस्ट कर रही है। तो इस n का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब कि ऑफ डिग्री n द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। तो ये n पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह से चलते चलते ग्राफ आगे कंटिन्यूअस हो रहा होगा और टोटल n पॉइंट्स पे कट करेगा। कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, n पॉइंट्स पे कट करेगा। इसका मतलब यदि किसी की डिग्री 2 है तो हमें वो ग्राफ, उसका जो ग्राफ होगा पॉलिनोमियल का, वो हमें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ दिखेगा। ये बात हम आगे वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे भी सरी की कैसे कट करता है, क्या होता है इन सब बातों में। तो अभी हम बेसिकली चलते हैं आगे तो और थोड़ी सी और चीजें डिटेल से देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि हम इसी बात को ढंग से समझे तो क्या लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n zeros। अब देखो मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं, हम यहाँ पर जितनी भी टर्म्स पढ़ने वाले, एक के बाद एक नई नई टर्म्स रिलेट होती चली जाएंगी और एक एक नई टर्म्स आती चली जाएंगी। अब देखो हम बात कर रहे थे डिग्री की और डिग्री में अचानक से जीरोस भी आ गया। तो जीरोस क्या है, यही पॉइंट जीरोस कहलाते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, यही जीरोस है। 9th क्लास में आपने जीरोस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया था फैक्टर्स जीरोस के बारे में। तो वहां पर जब आपको बताया जाता है कि किसी भी पॉलिनोमियल px में, जैसे कोई है y इज इक्वल्स टू, इसको इस तरह से अज्यूम कर देते हैं y इज इक्वल्स टू px, तो यहां पर क्या होता है, x की हम कुछ वैल्यूज ऐसे डालते हैं कि y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उसके जीरोस बोला जाता है। यहां पर यही बात आपको समझाई जा रही है कि जब इन पॉइंट्स की कोई वैल्यू होगी, x की इन वैल्यूज को, ठीक है, x की इन वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन वैल्यूज के बारे में, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, यदि इस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px के इक्वेशन में या हमारे पॉलिनोमियल में रख दी जाएंगी तो इसको पूरा ओवरऑल 0 बना देगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जीरोस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिस पर x को रखने पर, x की वो वैल्यूज जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 में, ठीक है, और ये इसी पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा होता है, ठीक है। तो यही जीरोस यहां से डिफाइंड हो जाते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ टर्म इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल की किसी एक टर्म पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या हो जाती है, डिग्री। जैसे ध्यान से देख लो, 7x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, तो अब इस टर्म की मैक्सिमम पावर है 2 और इसकी टर्म की मैक्सिमम पावर है 5, तो डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के हिसाब से यहाँ पर जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब यदि हम इसी बात को देखें एग्जांपल के लिए, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो देखो इसकी पावर है 7, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 0। तो इन सब में मैक्सिमम क्या है, 7।
इन सब में मैक्सिमम क्या है 7, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 7। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7। क्यों? क्योंकि 7 सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर है। यहाँ पे देखा जाए तो मुझे लगता है बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है 6, 3 और 0 में से 6, 3 और 0, तो ये 0 होने के कारण यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना मिल जाएगा 6। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब एक छोटी छोटी सी 2 बातें भी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो 2 छोटी छोटी बातें क्या है कि यदि आप कभी भी किसी नॉन जीरो कांस्टेंट की बात करते हो, देखो यहां पर भी अपने आप में 2 टर्म्स रिलेट कर रहा है। नॉन जीरो कांस्टेंट ये क्या होता है, ये भी थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले बात समझ लो कि नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब 0 आप नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। जैसे 5 ले लिया आपने, 3 ले लिया आपने, तो इन सब में जो आपका टर्म यदि ये इंक्लूड हो रहा है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में देखो मैं हमेशा कांस्टेंट के पीछे यदि वेरिएबल अटैच कर रहा हूं तो उसकी डिग्री कितनी लगा रहा हूं, उसकी पावर कितनी लगा रहा हूं 0। यदि मैं उसकी पावर 0 लगा रहा हूं और अकेला आपको एक ऐसे दिया गया है 5, px = 5, अब इससे आपकी डिग्री पूछी गई कि इसकी डिग्री बताओ, तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं तो हम डिग्री बता नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है, मैंने आपको समझाया है कि डिग्री लगाने के लिए वेरिएबल यदि आपको अटैच करना है और वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप वहां वेरिएबल लगा सकते हो, पर उसकी पावर जो होगी वो कितनी यूज करनी पड़ेगी आपको 0। तो यहाँ पर हमने पावर 0 यूज करी और जैसे ही पावर 0 यूज करी तो यहाँ से डिग्री डिफाइंड हो गई कि इसकी डिग्री कितनी होगी 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इस तरह से कभी भी डिग्री की यदि डिफाइन करने की बात आए कांस्टेंट पर तो डिग्री की कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ओके, अब जो मैंने एक और बात बोली थी, मैंने कहा बेटा बात में बात जुड़ती जा रही है तो ध्यान से देखो। यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की गई बट स्पेसिफिक नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं ले सकते आप। मतलब आपने यदि बोल दिया है px = 0, ठीक है, एक सेकेंड, अब हम बात करें px की और वो है 0, ठीक है, कितना है 0। अब 0 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 0 यदि पॉलिनोमियल आ जाता है तो अब आप इसके आगे वेरिएबल लगाओ और उसकी पावर क्या रखोगे, कोई आइडिया बच्चों? यदि आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो आप कहोगे सर इसकी पावर भी 0 रख दो, बिल्कुल रख सकता है। 0 × 1 = 0, क्या सुनो, किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपने रख दिया और आंसर 0 आया, मतलब यहां से ऐसा का ऐसा 0 हो गया, क्या सुनो। पर आप क्या मुझे बता सकते हो कि 0 किसके कारण हुआ, इस कोफिशिएंट वाले 0 के कारण या डिग्री वाले 0 के कारण? तो आप सबका जवाब होना चाहिए कोफिशिएंट वाले 0 के कारण। अब यदि एक बच्चा है थोड़ा सा खुरापात सोचता है, उसके दिमाग में थोड़ी सी अतरंगी बातें आती रहती है, तो कहता है सर एक बात बताओ, यदि कोफिशिएंट के 0 होने से ही ये 0 हो रहा है तो आप एक सवाल का जवाब दो, यदि मैं px में इसको 0 करके इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 15 रख दूं तो भी तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 × 1 या 15 कर लो, x की पावर 15, अब इसकी वैल्यू तो अभी भी 0 ही आएगी। तो बच्चा बिल्कुल सही सोच रहा है कि यदि आपने कभी भी 0 कोफिशिएंट वाले टर्म में वेरिएबल को क्या कर दिया है, पावर कुछ भी चढ़ा दी है, तो भी तो ओवरऑल आंसर 0 ही है। जब आंसर 0 है तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो अब वो खुरापाती बच्चा भी एग्जाम में है, वो गलत कर देगा आपका सवाल, वो 15 लिखेगा, फिर वो आपसे बहस करेगा। इसलिए ध्यान रखना कि वो बच्चा बिल्कुल सही है, उसका खुरापाती दिमाग तो है बट वो सही जगह सोच रहा है कि एक्चुअली इस केस में इन सब के 0 होने का मेन रीजन वेरिएबल नहीं है, इन सब के 0 होने का रीजन ये कोफिशिएंट है। इसलिए इस तरह की टर्म्स में यदि हम पॉलिनोमियल में डिग्री डिफाइन करने जाते हैं तो डिग्री इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि डिग्री का कोई एग्जिस्टेंस शो इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। एग्जिस्टेंस तो है पर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिग्री जो है वो इनफाइनाइट शो कर देते हैं कि आप कुछ भी डिग्री लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट, एक 0 पॉलिनोमियल px = 0, इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, किसी को डाउट हो तो मुझे अभी भी बता दो, ठीक है। अब यहां तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जो कि 9th रिलेटेड है, 9th क्लास के रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या कहता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं।
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने प्रीवियस स्लाइड में जब बात करी थी तो हमारे पास एक टर्म डिफाइंड होके आई थी, ध्यान से देखो, जीरोस, ये वाली, और फिर मैंने कहा था कि देखो एक के बाद एक रिलेटेड टर्म्स आ रही है। तो अब हम समझते हैं जीरोस क्या है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जीरोस। अब जीरोस देख लेते हैं एक बार। तो उसने कहा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, k is said to be zero of a polynomial px if pk is equals to 0। कौन सा वाला pk, ठीक है, p for polynomial and k for value of polynomial, है ना। ये ध्यान रखना कि pk pk मत करते रह जाना। pk का मतलब क्या है, हम किसी पॉलिनोमियल को px डिफाइन करते हैं और यदि इस px में x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू k, किसी भी पॉलिनोमियल px में जब x की वैल्यू k डाली जाएगी तो इट बिकम्स pk। क्लियर, तो ये pk डिफाइंड हो जाता है। अब pk जब डिफाइंड होगा तो आपसे पूछा जाएगा pk क्या है, यदि 0 हो जाता है मतलब उस नंबर के उस x की वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल ओवरऑल कितना आंसर देता है, 0। कितना आंसर देता है, 0। तो एक्चुअली वो px का एक 0 हो जाता है। तो px की वैल्यू k is set to be 0 of a polynomial px if pk is 0। ये ध्यान रख लो। वापस से बात समझ लेते हैं एक और बार ताकि आपको यदि कोई डाउट हो तो वापस से देख लो। क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल px में, ठीक है, जैसे आप कोई भी पॉलिनोमियल अज्यूम कर लो, 5x² प्लस -7x ठीक है प्लस 2, ठीक है, इस तरह से हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं तो x की क्या वैल्यू रखेंगे एट x इक्वल्स टू, x की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। सोच के देखो x की क्या वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो जिससे कि ये 0 हो जाए। तो हम यदि यहां बात करें तो x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, सॉल्व करके देखो तो आपको यहां पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आप 2 रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो किसी एक वैल्यू पे तो ये 0 हो ही रहा होगा। ये आपको देखना है कि किस वैल्यू पे 0 हो जाता है। ये जिस वैल्यू पे 0 हो जाता है, मान लो एट x इक्वल्स टू 1 पे 0 हो रहा है, तो p1 पर यदि ये 0 हो गया, p1 पर ये कितना हो गया, 0 हो गया। यदि p1 पे 0 हो जाता है तो 1 इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। तो क्या बोलेंगे कि p1 इज px का जो 1 एक 0 है, 1 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। तो यहां पे समझाया जाएगा कि 1 इज अ 0 ऑफ px। तो जिस वैल्यू पर आपका px जो होता है वो 0 हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका जीरोस बोलते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के एग्जाम्पल की। तो देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं 2y² प्लस 7y माइनस 15 की, और इसमें यदि हम समझें तो उसने बोला है कि y प्लस 5 इज अ फैक्टर, है या नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जब हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की, तो हमने एक वर्ड डिफाइन किया 0। 9th क्लास में हम एक टर्म डिफाइन करके आए फैक्टर। अब ये सब क्या है, तो बच्चों इसी बात को हम बहुत तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं आए। ध्यान से देखो, px में कोई पॉलिनोमियल है, उसमें x की वैल्यू 1 रखने पर वो 0 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 0। p1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो हम ये समझते हैं कि 1 जो है उसका एक 0 हो गया। बट यदि हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां से ये जो x माइनस 1 बन के आया है ये उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाता है। बहुत छोटी सी बात है बच्चों, बहुत क्लियरली समझ लो। वापस से बता रहा हूं मैं आपको, जितनी बार आप नहीं समझेंगे उतनी बार आपको देखने को मिल जाएगा। बार बार एक बात को रिपीट करके देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए। क्या बोल रहा हूं वापस से सुन लो, किसी भी पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू a डाल दो और pa मतलब उस वैल्यू को रखने पर वेरिएबल की हर जगह पर ओवरऑल आंसर कितना आ जाता है, 0। तो a जो है वो 0 है,
उस पॉलिनोमियल का a क्या हो जाएगा 0। बट यदि हम फैक्टर फॉर्म में बात करें तो फैक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, यदि x इजिकल्स टू a रखने पर वो 0 हो रहा है तो x प्लस a को इधर लाओगे तो माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। बात ध्यान से समझ लो कि यदि x की वैल्यू a रखने पर वो 0 हो गया है तो इसका मतलब x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। यही बात यहां पर हमसे पूछी गई है, चेक वेदर y प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, है या नहीं है। तो ध्यान से देखते हैं, हम सबसे पहले y प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, यहां से हमें y की वैल्यू माइनस 5 मिलेगी। क्लियर। अब इस माइनस 5 की वैल्यू को हम हमारे py में पुट करेंगे, इसको py नाम दिया जाएगा। y क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पर y है, तो py में पुट करेंगे। तो यहाँ पर py या gy आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर gy लिखा हुआ है तो gy के हिसाब से आप देखिए कि g माइनस 5 की जो वैल्यू है 2 इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 5 माइनस 15। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे 2 इंटू 25 माइनस 35 माइनस 15, ओवरऑल ये सब कितना बन गया 0। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया है 0 आया है। और यदि ऐसा आया है तो मैंने आपको बोला था यदि 0 कभी आ जाता है किसी पॉलिनोमियल की किसी टर्म पर किसी वैल्यू पर 0 आंसर दे रहा है वो पॉलिनोमियल, तो वो उसका क्या हो जाता है एक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 5 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया 0 में कन्वर्ट हो गया। और यदि 0 में कन्वर्ट हो गया तो यस y प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो लगता है बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है। यदि वीडियो आपको किसी भी तरह से अपने लिए यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह का इशू आता है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।